आरएसएस भी तालिबान की तरह आतंकी संगठन है? क्या आरएसएस की सोच भी अलकायदा आतंकी संगठन की सोच से प्रेरित है? क्या आरएसएस आईएसआई की तरह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या आरएसएस भी जैश ए मोहम्मद की राह पर चल पड़ा है? ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोल है बी के हरिप्रसाद जी के, जो उन्होंने कहे हैं। तो क्या अब इस देश में आरएसएस को शाखा लगाने के लिए भी इजाजत लेनी होगी? आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जनिशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बी के हरिप्रसाद ने आरएसएस की तुलना जैश ए मोहम्मद और तालिबान जैसे इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप के साथ की है और उनसे उन्होंने जवाब मांगा है कि आप अपनी देशभक्ति का और अपने लीगल रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है पहले आप वो साबित करिए। आरएसएस लगातार जो है सवालों में घिरते जा रही है। जब से एफसीआरए बिल सामने आया है तब से तो आरएसएस की फंडिंग और उसकी चीजों को लेकर और ज्यादा चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरिप्रसाद का ये बयान सामने आता है और जोर शोर से इसके ऊपर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये वो। लेकिन जब वही आरएसएस बच्चों को देशद्रोही या तो फिर एंटी नेशनल और भी कुछ सारी चीजें बोल देता है कि ये तो संविधान के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो वो तुरंत अपना पक्ष लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो सवाल का जवाब कभी भी नहीं देते हैं। आरएसएस से लगातार उसकी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर, उसके फाइनेंशियल चीजों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी उसका कोई जवाब नहीं मिला है। वो आरएसएस जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त और सनातन धर्म बचाव संस्था समझता है, और जेनजीज के प्रोटेस्ट के बाद से तो इनका एक असली चेहरा सामने आया है। इनकी सोच पर से एक पर्दा हट गया है। राहुल गांधी ने अभी रिसेंट में जो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और एक उसमें छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो बंच ऑफ जोकर्स हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को भारत के दर्शन, भारत के इतिहास के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। ये तो बस आते हैं, चीजें बोल देते हैं और लोगों को धर्म के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, उनके अंदर एक जहर भरने का काम करते हैं। इस चर्चा के बाद भी राजनीति के गलियारों में और बहस खड़ी होती है और ये बढ़ते बढ़ते चली जाती है। उसके बाद प्रियंक खरगे सामने आते हैं और वो सवालों का एक ढेर लगा देते हैं और वो ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज को रखते हैं। और वो किसके लिए? क्योंकि बीएल संतोष से एक सवाल किया गया था जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि आरएसएस को अपना वजूद साबित करने के लिए किसी भी तरीके के रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। यही सेम सवाल एक बार मोहन भागवत से भी पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था कि हम तो एक बॉडी की तरह काम करते हैं। अरे अगर आप किसी बॉडी की तरह काम करते हैं तो उसका कोई तो रजिस्ट्रेशन होगा। अगर समझ लीजिए मैं भी कोई बॉडी हूँ तो मेरा भी तो कोई रजिस्ट्रेशन है, मेरा भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे पास अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। वैसे आपके ही लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है, लेकिन इन सब चीजों पर वो कोई जवाब नहीं देंगे। बीएल संतोष के इस बयान के बाद प्रियंक खरगे एक बहुत बड़ा ट्वीट करते हैं और वो बहुत सलीके से एक एक चीज को उसमें बयान करते हैं और अपने सवालों को उसमें रखते हैं। प्रियंक खरगे का ट्वीट है, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं आपको उसको हिंदी में समझाऊंगी। उन्होंने शुरुआत की है कि प्रिय संतोष जी, कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि आरएसएस है या नहीं है। सवाल तो ये है कि किस कानून के तहत है और किसी कानून की पहचान के तहत ये काम करता है। इसमें प्रियंक खरगे ने उनसे सीधा सवाल किया है क्योंकि बीएल संतोष ने कहा है कि हम हैं, इसका कोई सबूत हमें नहीं चाहिए, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बस हम हैं, ये काफी है। नहीं, हम हैं इतना सिर्फ काफी नहीं हो सकता है। उन्होंने पूछा है कि किस कानून के तहत आप काम कर रहे हैं और कौन सी कानूनी पहचान आपके पास है जिसके तहत आप इतने बड़े संगठन को आप रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके संगठन को 100 साल पूरे हो चुके हैं। जब कोई भी संगठन अगर अपने 100 साल के इतिहास का हवाला नहीं दे सकता है, उसके लाखों सदस्यों का दावा नहीं कर सकता है और वो दक्षिणा इकट्ठा नहीं कर सकता है, साथ ही में प्रॉक्सी एड्स का मालिक नहीं हो सकता है और उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और साथ ही में शैडो संस्थाएं भी नहीं चला सकता है,
शैडो संस्थाएं आपको पता होंगी कौन कौन सी, वीएचपी है, बजरंग दल है और भी कई सारी संस्थाएं ये अपने अंतर्गत चलाते हैं और देश भर में कई जगह पर इनकी गतिविधियां चलती रहती हैं। प्रियांक खरगे यही अपने ट्वीट में उनसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास कोई फाइनेंशियल जितनी भी चीजें हैं उसका कोई सबूत नहीं है, तो आप देश के अंदर रहकर ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, देश की गतिविधियों में आप असर नहीं डाल सकते हैं, अपने अंतर्गत आप कोई शैडो संस्थाएं नहीं चला सकते हैं, राजनीतिक और सार्वजनिक मामलों पर आप बात नहीं कर सकते और उन पर मुद्दा नहीं बना सकते हैं। और फिर रजिस्ट्रेशन और फाइनेंस और जवाबदेही के सवालों का जवाब ये कहकर नहीं दे सकते कि हमारा होना खुद ब खुद एक सबूत है। नहीं, आपको सबूत तो देना होगा। कोई भी एनजीओ हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी हो, उसका कोई तो फाइल होगा, कोई तो सबूत होगा कि कब से शुरू हुआ, कहाँ तक चला, कैसे काम किया, देश का उसमें उसने जो संस्था रही है उसका इतिहास क्या रहा है, उसने लोगों की भलाई के लिए क्या काम किया है, उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, उसकी एड वगैरह कहाँ से चल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आरएसएस के बहुत सारे एड्स चलते हैं, उसका फंडिंग कहाँ से हो रहा है, इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं उसका सबूत क्या है। इन सारे सवालों के जवाब मांगे गए हैं। प्रियांक खरगे फिर आगे भी लिखते हैं कि होना मुद्दा नहीं है, जवाबदेही मुद्दा है। ये जवाबदारी बनती है कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको जवाब देना होगा कि हम इसके तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि सबकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसका एक प्रमाण होता है कि आप किस आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आरएसएस को अपना होना साबित करने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है तो वो देश को बताएं। अब यहाँ से प्रियांक खरगे अपने एक एक सवाल को रखना स्टार्ट करते हैं। असल में इसका कानूनी स्टेटस क्या है, इसका लीगल स्टेटस क्या है इंडिया में, कानूनी तौर पर आरएसएस कौन बनता है। लीगल तरीके से जब आप किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ते हैं, आप नॉर्मल तरीके से भी समझिए कि अगर हम कहीं पर नौकरी करते हैं तो एचआर हमें उस कंपनी का पूरा लेआउट देता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, समय क्या है, लीगल प्रोसेस क्या है, आपको कैसे वेतन, ये वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। तो कानूनी तौर पर आरएसएस कौन बनता है, इसके एड्स का मालिक कौन है, जो इसके पास एड्स आ रहे हैं उसका मालिक कौन है, इसका बैंक अकाउंट किसके नाम पर चलता है। कोई भी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, जब हमारे अकाउंट में सैलरी आती है तो वो कंपनी के अकाउंट से सैलरी आती है, तो वो अकाउंट किसके नाम पर चलता है, डोनेशन किस फ्रेमवर्क के तहत मिलता है और उसका हिसाब किताब कहाँ रखा जाता है। कहा जाता है कि इनके पास करोड़ों रुपए में डोनेशन आता है, उस डोनेशन का ये लोग क्या करते हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या है, कहाँ कहाँ पर ये लोग खर्च करते हैं, किस किस जगहों पर इनका खाता खुला है और कहाँ कहाँ ये लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों का जवाब आपको देश को देना होगा। इसके ऑडिट अकाउंट और कानूनी खुलासे कहाँ पर हैं। एक सदी पुराना संगठन जो देश भर में बड़ी पहुंच का दावा करता है, ये तो बिल्कुल करता है, और वो कहता है कि हमारे जो संघ के लोग हैं वो तो हर जगह पर हैं, इसीलिए तो कनाडा में भी इनका विरोध हो रहा है। उससे इन शुरुआती सवालों के जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। और बिल्कुल ये बहुत आम से सवाल हैं, बहुत नॉर्मल सवाल हैं कि जिनका जवाब आरएसएस बहुत आसानी से दे सकता है, मगर वो नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके सारे काम इनलीगल तरीके से हो रहे हैं। वो अपने अंतर्गत शैडो संस्थाएं चला रहा है और उन संस्थाओं का क्या काम है, अराजकता फैलाना, नफरत फैलाना, लोगों को भड़काना, और यही सब उनके काम है, जिनके पास लीगल तरीके से कोई भी पेपर वर्क इनके पास नहीं है। हम हैं का मतलब ये नहीं है कि आप किसके प्रति जवाबदेह हैं, और इतिहास कानूनी ट्रांसपेरेंसी का विकल्प नहीं हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि इतिहास आप अपना बता रहे हैं कि हम 100 साल पुराने हैं, हमने ये किया है, हम तो हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कानूनी ढांचे से नहीं बच सकते हैं। आपको जो कानूनी चीज़ें आपको जो प्रोवाइड करनी चाहिए इस देश के लोगों को, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। एक संवैधानिक लोकतंत्र में कोई संगठन जितना बड़ा और प्रभावशाली होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी की बात उतनी ही ज़्यादा होती है, कम नहीं। जब आरएसएस अपने आप को इतना बड़ा संगठन कहता है तो सीधी सी बात है कि उससे सवाल तो पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी की विचारधारा में भी आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसी से निकला हुआ एक हिस्सा है बीजेपी भी। और इतना बड़ा अगर संगठन वो लोग रन कर रहे हैं और साथ ही अपनी शैडो संस्थाएं चला रहे हैं,
तो उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर उनसे सवाल किए भी जा रहे हैं तो वो जवाब देने के लिए सक्षम होने चाहिए। आखिर में वो लिखते हैं, तो हाँ मिस्टर संतोष, किसी को शक नहीं है कि आरएसएस है। सवाल ये है कि संगठन जो भारत की किस्मत बनाने का दावा करता है, यही तो कहता है संगठन कि हम भारत को बदल देंगे, हम भारत की विचारधारा को बदल देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो अपनी कानूनी पहचान और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को साफ तौर पर साबित करने में इतना हिचकिचाता क्यों है? ये सारे सवाल पूछे गए हैं और बहुत सही तरीके से और सलीके से पूछे गए हैं। आरएसएस चाहे तो इनका जवाब दे सकता है, लेकिन आरएसएस के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनलीगल तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए तो हरिप्रसाद जैसे जो व्यक्ति हैं वो इनको कह रहे हैं कि ये जैश ए मोहम्मद और तालिबान जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं वो उसी तरीके से भारत में काम कर रहा है। अब जो आरएसएस से सवाल करेंगे आप उसका जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आरएसएस की ये पुरानी फितरत रही है। जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से जो चीज़ें मैंने देखी हैं उसमें आरएसएस से अगर आप कोई सवाल कर लेंगे तो वो कह देंगे कि हम तो सनातन जितने पुराने हैं, हम तो ये हैं, हम तो एक बॉडी की तरह काम कर रहे हैं, आरएसएस को किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल है, लोकतंत्र देश है ये, और आप इतना बड़ा अगर संगठन चला रहे हैं, आप लोगों के विचारों में इतना बड़ा उलटफेर कर रहे हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। उल्टा ये आपको ही देश विरोधी, धर्म विरोधी, और साथ ही अभी तो मोदी जी ने एक नया शब्द भी दिया है, दिमागी नक्सल, आपको बता देंगे। हो सकता है कि ये आरएसएस का दिया हुआ ही शब्द हो। आरएसएस को लेकर पूरा विपक्ष इस समय एकजुट हो गया है और होना भी चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक कांग्रेस एक बहुत बड़े फैसले के साथ सामने आई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की कैबिनेट ने एक ऐसा विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित किया है कि जिसके तहत हो सकता है कि आरएसएस को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है और आरएसएस के ईगो को थोड़ी चोट भी पहुंच सकती है, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आता है कि कोई उनसे सवाल पूछे। लेकिन अब अगर कर्नाटक में अगर उन्हें सभा करनी है, लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों से बातचीत करनी है, अपनी सभाएं, शाखाएं, लोगों का विचार परिवर्तन करना है या कुछ करना है, तो उन्हें अब इजाज़त लेनी होगी। ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि किसी भी स्टेट में इस तरीके का कोई भी कानून अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कर्नाटक सरकार इस विधेयक को लाना चाह रही है। कर्नाटक में मौजूदा मॉनसून सत्र में ही इस विधेयक को पेश किया जा सकता है और इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन इमारतों या परिसरों जैसे कि स्कूल, कॉलेज, खेल के मैदान, पार्क, सड़क या फिर जलाशयों के किनारे कोई भी सभा करने से पहले आरएसएस को इजाजत लेनी होगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक ही किसी से इजाजत लेते आए नहीं है, लेकिन अब इन्हें इजाजत लेनी होगी। राज्य के गृह मंत्रालय ने 18 अक्टूबर 2025 को ही यह आदेश जारी किया था। कानून बनने के बाद ये उसी आदेश की जगह ले लेगा। पहले के आदेश के मुताबिक भी एक जगह पर 10 लोगों के इकट्ठा होने के लिए परमिशन लेना अनिवार्य हो गया था। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने पुराने आदेश को वापस लेने और उसकी जगह कानून लाने का फैसला किया है। इससे सरकार को सभाओं, जुलूस और सरकारी संपत्ति के इस्तेमाल पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, अब इस पर सरकार पूरा ध्यान रखेगी। और ये कहीं पर भी 10 लोग इकट्ठा होकर डंडा लेकर हाथ में और कहीं भी चले जाते थे, अब ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको अगर 10 लोगों को अपने साथ इकट्ठा करना है, किसी चीज़ पर चर्चा करनी है, सभा करनी है या अपनी शाखा लगानी है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा। ऐसे में यही है कि आरएसएस को अब अपनी शाखाएं वो इजीली नहीं लगा पाएंगे, अब उनको कंपलसरी परमिशन लेना ही होगा। इससे पहले भी कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थाओं पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में आरएसएस अपनी शाखाएं चला रहा है और वो बच्चों में नकारात्मक विचार भर रहा है। यही है कि अब आरएसएस के विचारों के खिलाफ लड़ाई और तेज हो गई है और लोग सवाल करने लगे हैं और विपक्ष भी मजबूत होकर सवाल कर रहा है। जब इनका एक प्रोग्राम हुआ था तब भी उसमें कई सारे बच्चे बाहर निकले थे और उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि हमें आरएसएस के विचार समझ में नहीं आते हैं, हमें तो यहाँ लाया गया था इसलिए हम यहाँ आकर बैठे थे। लेकिन अब आरएसएस को जवाब देना होगा कि उसके फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, वो कहाँ से पैसा ले रहा है, एड्स का मालिक कौन है, कानूनी तौर पर इनके पास क्या पेपर है कि ये आरएसएस जो है भारत में 100 सालों से काम कर रहा है। तो
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिए और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल से बताइएगा कि आपके विचार क्या है आरएसएस को लेकर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।